एक किस्सा याद आ रहा है। पाकिस्तान का क्रिकेट कप्तान हुआ करता था इंजमामुल हक, और हक की टीम भारत दौरे पे आई हुई थी। और उन दिनों ये चल रहा था कि सचिन तेंदुलकर लगातार 90 और 100 के बीच में आउट हो जाते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वहाँ पे भारत के जो अति समझदार पत्रकार लोग हैं, अभी भी हैं, तब भी थे, तो उनमें से एक ने पूछा सवाल इंजमामुल हक से कि जब सचिन 90 पे होते हैं तो क्या आप उनके लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी बनाते हो आउट करने की, या पहले से सोच के तैयारी करके रखते हो कि नहीं, जब सचिन आएगा 90 पे तो हम ये करेंगे। इंजमाम हंसने लगा और उसने हंस के जवाब दिया कि जब सचिन 90 पे खेल रहा होगा तो हमारे लिए मैच में बचेगा क्या, फिर हम स्ट्रेटजी बना के रणनीति बना के करेंगे क्या, कोई मैच तो हमारे हाथ से निकाल गया होगा। सचिन 90 पे खेल रहा होगा मतलब भारत का स्कोर 250 से ऊपर होगा 35 ओवर में, 40 ओवर में, और भारत 350 सवा 300 का स्कोर बनाएगा। उस समय 350 सवा 300 का स्कोर बहुत बड़ा होता था, ये माना जाता था कि चेज नहीं किया जा सकता। तो हमारे लिए मैच के तो चांस ही खत्म हो गए। इस समय भी मीडिया और जो भाजपा के अंदर का एक वर्ग है, चुनावी फूफा, और जो अपने अपोजिशन वाले हैं, वो बड़ी तगड़ी ताल ठोंक रहे हैं जी, राजस्थान में 5 सीटें तो हम हरा ही देंगे, उत्तर प्रदेश में 50 ही आने देंगे, बिहार में तो ये 30 ही आने देंगे। और कुल जमा जो सीटें वो खुद बता रहे हैं अपने अपने राज्य में, आप उन्हें भी जोड़ के चलो तो 280 प्लस हो जाती। और 280 प्लस भी भैया पूर्ण बहुमत का ही आंकड़ा होता है, पूर्ण बहुमत से ऊपर होता है। तो ये सचिन को 90 पे आउट करने की जिद है ना, इसके चक्कर में देखना कहीं स्कोर 300 पार फिर होने ही जा रहा है। हाँ, सचिन हो सकता है 90 पर रह जाए कि 370 का जो आंकड़ा है उसे आप थोड़ा नीचे खिसका लो, लेकिन मैच तो भारत ही जीता है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। बात करेंगे थोड़ी सी जो आज वोटिंग हुई है उस पर। पहले चरण का मतदान समाप्त। इंतजार था सबको कि दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हैं तो युद्ध चालू हो, अब काहे की देरी है, तो चालू हो गया। और मैं अगर मीडिया की रिपोर्टिंग के हिसाब से बात करूं तो ये भारत भर में चुनाव ना हो करके उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे हुआ है आज जो हुआ है। बाकी भारत में तो जो है वो कोई लेना देना नहीं उसका। जो सरकार बनेगी वो इन्हीं 8 सीटों पे बनेगी। प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, हर वोटिंग परसेंट कम, राजस्थान में कम, MP में कम, और वोटिंग परसेंट कम मतलब खतरा। तो अगर कम मतलब खतरा है तो क्या ज़्यादा मतलब मैं ये मान लूँ कि तमिलनाडु और बंगाल में इतनी जो हैवी वोटिंग है वो भाजपा को तरफा जीत दिला रही है। जब वोटिंग कम होती तो उसका एक ही मतलब है, उदासीनता। अब उदासीनता में थोड़ा सा हिस्सा मौसम का है, कुछ पक्ष का भी है, बड़ा प्रतिपक्ष का भी है। जब ये स्पष्ट है कि स्थिति ऊपर या नीचे जो भी हो जाए सरकार तो भाजपा की ही आनी है, तो निराशा स्वाभाविक है कि जो भाजपा का वोटर है उसकी अपेक्षा विपक्ष के वोटर में, इंडी गठबंधन के वोटर में ज़्यादा होगी। तो जो निराशा है उसने कम किया, मौसम है उसने अपना काम किया, और एक वर्ग है, इसका एहसास मुझे कुछ महीने पहले से था, जिसने 19 में भी हालांकि प्रयत्न किया था, और जो ये चाहता है बड़ी शिद्दत से कि सरकार तो भाजपा की बने लेकिन उतनी शक्तिशाली ना बने, जो शक्ति का केंद्र है वो मोदी के हाथ में ना हो। और इसके पीछे वजह है कि जिन्होंने 2-2, 3-3 पीढ़ियों से जो भाजपाई हैं कथित, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब सत्ता की मलाई चाटने का समय आया, सभी को नहीं लेकिन कुछ को, तो भाई हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। मोदी खाऊंगा ना खाने दूंगा की पॉलिसी अपना रहा है। थाने पुलिस में हमारी वो चल नहीं पा रही है कि वहाँ से दलाली हो सके। एक बड़ा वर्ग है। दूसरा एक वर्ग, इस वर्ग में एक निराशा और है। हिंदी पट्टी में नॉन जाटव दलित और नॉन यादव OBC, ये दोनों मिला करके करीब करीब 45 से 50% का वोट बैंक बनाते हैं, और इस वोट बैंक का अधिसंख्य हिस्सा सीधा मोदी को कनेक्ट करता है और सीधा मोदी को जाता है। फर्क इससे भी है। तो सारी चीज़ों को मिला जुला के तो मैं जो बता रहा था कि मुझे एहसास था, और एहसास ऐसे था कि लगातार पिछले 8 महीने से 7 महीने से तो मेरे पास भी सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए लोगों के भारत के अलग अलग हिस्सों से
फ़ोन कॉल आते हैं। इसमें आरएसएस में अच्छे लेवल पे बैठे लोग भी हैं, भाजपा में भी हैं और वोटर भी है। और कहीं ना कहीं मैंने उनके एक रुख को परखा था, उनमें से कुछ के को, कि कहीं ना कहीं ये कन्विंस करने की कोशिश की जाती थी कि नहीं 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 भाई, जो आप ये जो जहादी दीन पे इतना बोलते हो लिखते हो, नहीं नहीं इतने ख़राब भी नहीं है, ये तो पॉलिटिकल है। अब बमों का फटना, गले रेते जाना, ये दंगे, ये जहादी नारे, ये पॉलिटिकल कैसे होते हैं मेरी समझ से परे है। और मोदी तो तीसरी बार में डिक्टेटर हो जाएगा, उस तरह की चीज़ों से कई बार कोशिश की गई। हालांकि अच्छा श्रोता हूँ तो सुनता हूँ और उस डाटा, उसे भी मैं डाटा की तरह इस्तेमाल करके एनालाइज कर और उन्हें जो अपना बाकी का डाटा होता है उसके साथ मिक्स करके परिणाम बनाता हूँ। तो जो आज का वोटिंग परसेंटेज कम रहा, ना तो वो ये संकेत करता है कि फ़ायदा हो रहा है और ना ही ये संकेत करता है कि नुकसान हो रहा है। ये दो तरफा है। किस वर्ग का वोट कम पड़ा, किसका ज़्यादा पड़ा, ये आएगा। इसके लिए आपको कुछ इंतज़ार और करना पड़ेगा। बाकी कम से कम जो इस समय तक रिपोर्ट है, जो ढोल पीटा जा रहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर के, मैं पुनः अपनी बात दोहराऊंगा। जो पहली 9 सीटों की बात करते हुए, इसमें एक सीट पर भी मतदान होगा, मैंने कही थी। 2 सीटें हैं करीबी मुकाबले में, तो इनमें से जो आज मतदान हुआ है 3 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ मामला 5% से नीचे का है। बाकी कहीं भी, बाकी कोई बची सीटें हैं पश्चिम की, उत्तर प्रदेश की, जिनको लेकर बवाल हो रहा है, सारी वो हैं कि जहाँ बढ़त 5% से ऊपर की। फर्क नहीं पड़ता कि वोटिंग परसेंटेज गिरा, क्योंकि उसमें बड़ा हाथ ये भी है कि प्रतिपक्ष के वोटर निराश भी हैं। क्योंकि जब पहले से तय होता है कि सरकार में बदलाव की कोई बयार नहीं है, स्थिर चुनाव है, कोई मुद्दा विहीन चुनाव है, तो वहाँ पे इस तरह का होना स्वाभाविक है। बिहार में भी यही पैटर्न देखने को मिला और वहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसा कुछ पंचायत वाली बात भी नहीं है। तो कुछ निर्देश, ये पंचायतें जो हो रही हैं, कुछ निर्देश हुए हैं जो अंदर से ही हैं और ऊपर से आए हुए हैं, उनके आधार पर लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। ये अचानक कुछ नहीं हुआ। बाकी बंगाल में पहले से बेहतर करने जा रहे हैं। 1-2 दिन में थोड़ा और डाटा खंगाल के, उठा पटक करके, तब मैं आपको और बेहतर बता पाऊँगा। लेकिन ये तय है कि बंगाल में पहले से अच्छा करने जा रहा है। और तमिलनाडु में जब मैंने साउथ पर वीडियो की थी तो मैंने कहा था मैं सीटें नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तमिलनाडु में मुझे चमत्कार की उम्मीद है। लगता है कि चमत्कार हो गया है। बाकी तो 4 जून को ही पता चलने वाला है। 4 जून को देखते हैं।